राहुल मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। यह लूसेंट का प्राचीन भारत का दूसरा वीडियो है। इसमें पहला पॉइंट है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय ईसा पूर्व, जिसको हम बीसी कहते हैं, जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय को ईसवी, जिसको हम एडी बोलते हैं। बीसी का जो है फुल फॉर्म जो है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। जबकि एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। एडी का फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। आगे है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो इसके बारे में समझेंगे कि वेद के विषय वस्तु बहुत ही कठिन था, जिसको सरल बनाने के लिए ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद की रचना की गई। अब ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण जो है यज्ञ और उसके कर्म कांड से संबंधित इसमें विषय रखे गए हैं। जबकि आरण्यक जो है जटिल और रहस्यात्मक विषय को समझने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। आज सबसे ज़्यादा एकांत जो है वन से ही प्राप्त होता है। तो जिन ग्रंथ का अध्ययन वन या जंगल में किया गया हो उन्हें हम आरण्यक कहते हैं। जबकि उपनिषद वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर किया गया हो, उसे हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ब्राह्मण में क्या है? यज्ञ एवं कर्मकांड से संबंधित है। आरण्यक क्या है? जिन ग्रंथ का अध्ययन हम वन या जंगल में करते हैं। ठीक है। और उपनिषद क्या है? वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर किया गया हो। इसमें पॉइंट है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। दूसरा पॉइंट है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जवाल उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। जवाल उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख है? 4। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे देखेंगे वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। ऋग्वेद
ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय व कौशितकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रीय व शतपथ। ये सत्त है, शतपथ, ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रीय व शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। आगे देखेंगे वेद और सूत्र के बारे में। पहला पॉइंट है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने? 6 वेदांग की रचना की गई है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। अगला पॉइंट है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि वैदिक साहित्य को अखंडित बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का रचना की गई है। प्रणयन मतलब क्या होता है? प्रणयन मतलब होता है रचना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूत्रों में जो है धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। आगे हम देखेंगे पुराण। पुराण में हम पहला पॉइंट देखेंगे कि पुराण के रचयिता जो है लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा माना जाते हैं। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा। दूसरा पॉइंट है पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18। पुराणों की संख्या कितनी है टोटल? तो 18। तीसरा पॉइंट है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अब ये जो है दिया हुआ है पुराण और उससे संबंधित वंश, ठीक है। तो पहला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सतवाहन वंश। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सतवाहन वंश। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश। नेक्स्ट है कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में। पहला पॉइंट है कि जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो जातक में। नेक्स्ट पॉइंट है हीनयान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संस्कृति जब हुआ था उसमें ही बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा था, हीनयान और महायान। वही है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि कथावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथांकों के साथ वर्णित है। कथावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथांकों के साथ वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। इसको हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण में विभाजित है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें
मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और लास्ट पॉइंट है कि कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, मतलब राजाओं की नदी है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी।